नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव तोषांशु पांडे और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बर्फ की सिल्लियां, कुछ ठंडा ठंडा, कुछ कूल कूल। तो हम लोगों की बातें भी जो है रिलेटेड हैं हीट से। हम आज थर्मोडायनेमिक्स का जो है ये चैप्टर जो इनिशियल स्टेज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हीट होता क्या है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तो हमको पता है और हम लोगों ने कई बार सुना है। लेकिन जो है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे ही जो है हम लोगों ने सुना है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसके बाद में साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये सारी चीज़ें सुनने के बावजूद जो है हम लोगों को समझ में नहीं आया है कि ये जो एनर्जी है इसका जो है मतलब हम लोग कंक्लूजन कैसे निकालें। तो सबसे पहले देखिए कि एनर्जी करती क्या है। एनर्जी का जो है मेन काम होता है कि वो जो है या तो मोशन को जो है सपोर्ट करे या फिर जो है फॉर्म को चेंज करने में, मतलब कुल मिला के फॉर्म, मोशन, शेप, स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों में चेंजेस करने के कैपेबल जो एंटिटी होती है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। हीट क्या करता है? तो हीट को हम लोग देखते हैं कि वो हमेशा जो है ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे में, और ऐसे टाइम में जो है कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं होता है, तो इसको हीट बोलेंगे। लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आई, तो फिर हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि ये हीट जो है वो आगे कर क्या क्या सकती है। पहले बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम की। अब जीरोथ लॉ इसको बोला गया है इसलिए क्योंकि जो है फर्स्ट लॉ इससे पहले आ गया था, और फर्स्ट लॉ आ जाने के बाद में जब साइंटिस्ट लोगों को समझ में आया कि बिना जीरोथ लॉ के जो है फर्स्ट लॉ जो है किसी काम का नहीं है, तब हम लोगों ने क्या किया कि इसको जीरोथ लॉ को लाया। ये क्या बोलता है कि दो बॉडीज जो है वो इक्विलिब्रियम में होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, अगर जो है उन दोनों के बीच में हीट का कोई ट्रांसफर मत हो। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई एक बॉडी को दूसरी बॉडी से कांटेक्ट में लाएंगे तो हमको ये सेंसेशन तो होती है कि ये हॉट है, ये कोल्ड है, लेकिन इमीडिएटली जो है हीट का ट्रांसफ़र भी चालू हो जाता है। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, ये आइसबर्ग को देख रहे हैं। ये आइसबर्ग में जो है क्या है कि वो बाहर में जो पानी है और अंदर जो आइसबर्ग है, इनका टेम्परेचर सेम है, और इस कारण जो है आइस से पानी में या पानी से आइस में हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। अब जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी, भाई हमको ये भी समझना है कि जीरोथ लॉ की असल में इंपॉर्टेंस क्या है। हमको हीट मेजर करना तो नहीं आता, क्यों? क्योंकि कोई भी हीट को जो है अगर हमको डिफाइन करना है तो हम बोलेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी बॉडी के अंदर जितनी भी मैकेनिकल एनर्जी है, जैसे कि वाइब्रेशन, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन सारी एनर्जीज को ऐड कर देंगे तो हमको वहाँ पर अवेलेबल हीट के बारे में पता चलेगा। और हम हीट को मेजर नहीं कर पाते, हीट में जो चेंजेस होते हैं वो मेजर कर पाते हैं। तो अब मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में? वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना है तो उसके लिए एक एस्टैब्लिश्ड रूल होना चाहिए कि हम बॉडी के टेम्परेचर को अज्यूम कैसे करते हैं और उसको मेजर कैसे किया जाए। तो अगर कोई भी हम दो बॉडीज लेते हैं, पहली बॉडी ए, दूसरी बॉडी बी, और अगर उनके बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हो रहा है कि उनके बीच में हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और अगर कोई दो बॉडी ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उसी तरीके से वही बॉडी ए अगर किसी थर्ड बॉडी सी के साथ में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। अब इससे क्या क्या पता चल गया हमको? तो भाई मान लो कि आपके पास में एक थर्मोमीटर है और आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आर्कटिक में जाके मेजर किया हुआ है। जब आप जो है वही 0 डिग्री आप अपने फ्रिज से निकाल के आइस के साथ में मेजर करते हैं, तो दोनों के थर्मल इक्विलिब्रियम के कारण आप बोल सकते हैं कि आर्कटिक वाला टेम्परेचर और आइस वाला टेम्परेचर सेम था। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये जीरोथ लॉ नहीं होगा तो हम कभी भी दो अलग अलग बॉडीज को बिना कांटेक्ट में लाए उनके सेम टेम्परेचर को एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो जीरोथ लॉ जो है हमको क्या बोलता है, वो जो है टेम्परेचर के बारे में बताता है और उसको मेजर करने के लिए जो है हमको बहुत सारे एज देता है। अब आगे बात करेंगे कि हीट एग्जैक्टली करता क्या है। तो अगर हम हीट का काम देखें तो हीट जो है ये सारी चीज़ें कर सकता है। पहला है कि उस बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको चेंज कर सकता है। आप हीट डालेंगे बॉडी हॉट हो जाएगी, आप हीट निकाल लेंगे बॉडी कोल्ड हो जाएगी। यही काम रेफ्रिजरेशन में होता है, हीटर में होता है। दूसरा है चेंज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन।
मतलब क्या है भाई, जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि आपके पास में फास्फोरस है, और फास्फोरस जो है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो करके और कोई केमिकल रिएक्शन करता है। हम क्या करते हैं, फास्फोरस के जो जो रिबन है उसमें आग लगाते हैं और ये ऑक्सीजन के साथ में अपना रिएक्शन जो है उसका रेट बढ़ा लेता है। तो चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, हीट के ऊपर। उसके बाद में चेंज इन कलर, आप एक लोहा ले लो, उसको गर्म करते जाओ, वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो ये जो चेंज इन कलर है वो भी किससे हुआ, हीट के कारण। चेंज इन प्रेशर, हम प्रेशर कुकर नीचे आग लगाते हैं, अंदर आलू डालते हैं और उसके बाद में हमारा आलू हाई प्रेशर में पकने लगता है। तो आप जान रहे होंगे कि प्रेशर में जो है चेंजेस जो है वो हीट के कारण आ सकते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, आइस से वाटर, वाटर से वेपर, वेपर से आइस, ये सारी चीज़ें यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन जो स्टेट ऑफ मैटर हैं उसमें जो चेंजेस हो सकते हैं ये केवल फिजिकल चेंजेस हैं, लेकिन इसके लिए हीट इज pretty much रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद में चेंज इन डायमेंशन, मतलब जो है हम चीज़ों को गर्म करने से बड़ा या उसमें जो है एक्सपेंशन हो सकता है, श्रिंक हो सकता है अगर उसको ठंडा कर लें, इस तरीके से डायमेंशन में चेंजेस आते हैं। चेंज इन रेजिस्टेंस, आप एक वायर को ज़्यादा गर्म रखेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और चेंज इन डेंसिटी, भाई वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है ना, तो वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ जो है डेंसिटी में भी चेंजेस आएंगे। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो हीट के प्रेजेंस को और उसके इफेक्ट को बताते हैं। अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि अब हम मेजरमेंट कैसे करेंगे टेम्परेचर का। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी हैं, हम इसमें से किसी एक प्रॉपर्टी को टेम्परेचर के साथ में जो है कॉरेस्पॉन्ड कराएंगे और उसके थ्रू जो है टेम्परेचर मेजर करने लगेंगे। जैसे कि ये बोल देते हैं कि अगर हमको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए कि हाँ भाई ये वाले टेम्परेचर को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब आइस जो है वो मेल्ट होना चालू होता है तो हम बोल देते हैं कि अभी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। या फिर अगर वाटर जो है वो फ्रीज होना चालू हो जाता है तब हम बोलेंगे कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो इसी तरीके से हम किसी एक प्रॉपर्टी को पकड़ेंगे और उस प्रॉपर्टी को लेके हम ये डिसाइड कर लेंगे कि इससे एक टेम्परेचर, इसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हैं। तो फिर आप बताओ कि वाटर के साथ में जो है एक टेम्परेचर तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब उसमें जो है हम हीट बढ़ाते जा रहे हैं। एक और पॉइंट हमको मिलेगा जहां पर वाटर वेपराइज होने लग जाएगा। सो दिस इज अनदर टेम्परेचर जहां पर हम स्टेट ऑफ मैटर को उठा के और उसके साथ में कनेक्ट कर रहे हैं हमारे टेम्परेचर को। और फिर जो है सेल्सियस साहब ने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस इसका नाम रख दिया। अब फ्रीजिंग वाले टेम्परेचर से लेके बॉइलिंग वाले टेम्परेचर तक उन्होंने जो है पूरे स्केल में 0 से लेके 100 की जो है वैल्यू दे दी। और इसके बीच में जो है टोटल जितना भी टेम्परेचर था उन्होंने क्या किया, उसको 100 स्मॉलर पार्ट में डिसाइड कर दिया और चेंज एक यूनिट इन टेम्परेचर को जो है उन्होंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर का नाम दे दिया। बस यही तो मेजरमेंट है। तो फॉर अचीविंग अ यूनिवर्सल रिजल्ट हम 2 फिक्स्ड पॉइंट चूज करेंगे, एक हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एक हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये जो है हम लोगों ने क्यों चूज किया, क्योंकि ये इजीली प्रोड्यूसेबल है। पूरे यूनिवर्स में आपको जहां पर भी वाटर मिलेगा वो नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर में 0 में जो है वो क्या करेगा, फ्रीज हो जाएगा और 100 में वो बॉयल होने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक यूनिट बनाई जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं, हम लोगों ने मेजरेबल क्वांटिटी क्या क्या ली भाई, कैपिलरी कॉलम में जो है वॉल्यूम ले लिया, प्रेशर ले लिया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ले लिया। और इन सारी चीज़ों को पकड़ के हम लोगों ने अलग अलग तरीके से टेम्परेचर को मेजर करने की कोशिश की। तो इस तरीके से हमारे पास में बहुत सारे डिवाइसेस हैं। आगे देखो, मर्क्यूरी कॉलम के जो है टेम्परेचर में क्या होता है भाई, हम लोगों ने इस टेम्परेचर को जो है देखो यहाँ पर सारे के सारे जो है ये ए क्या है, ए है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। मतलब आप जो है जैसे ही इसमें हीट डालते हो तो हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ में जितना जो है इसका वॉल्यूम बढ़ता है उसको कौन डिसाइड करता है, ए डिसाइड करता है, जो कि कोएफिशिएंट है। बी जो है क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है। आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड को आप फ्रीजिंग पॉइंट ले लेते हो तो यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर आप लोगों ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, फिर थोड़ा हीट डाला और हीट डालने से जो मर्क्यूरी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो उस वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ आपको जो न्यूमेरिक वैल्यूज मिलते जाएंगी उसको आप टेम्परेचर का नाम दोगे। ये मर्क्यूरी कॉलम थर्मामीटर का
बेसिक प्रिंसिपल है। और यहाँ पर आपको नीचे जो है क्या दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन नजर आ रहा है जिसके थ्रू जो है आप टेम्परेचर को इजीली मेजर कर सकते हो। तो ये था मर्क्यूरी कॉलम थर्मोमीटर। अब प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में क्या होता है, आप जो है जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा कि आप वॉल्यूम की बात कर रहे थे, तो इनिशियल टेम्परेचर के लिए आप लोगों ने एक वॉल्यूम को फिक्स करके मान लिया जाए कि हम लोगों ने 100 ml मर्क्यूरी ले लिया और उसको एक कैपिलरी ट्यूब में डाल दिया और उसके बाद में 0 डिग्री सेंटीग्रेड में इनिशियल वॉल्यूम के साथ में जो है 0 डिग्री ये जो है इनिशियल टेम्परेचर असाइन कर दिया। अब आप लोगों ने क्या किया, हीट देना शुरू किया और इस थर्मोमीटर को किस में डुबा दिया, वाटर में डुबा दिया। अब जैसे जैसे वाटर जो है हीट होने लगेगा, तो जैसे ही वाटर बॉयल होने लगा, आप लोगों ने फिर से उसके वॉल्यूम में जहाँ पर जो है आपको मार्क दिख रहा था वहाँ पर आप लोगों ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड का नाम रख दिया और इस तरीके से आप लोगों ने उसके 100 इक्वल पार्ट्स करके मर्क्यूरी के थ्रू जो है टेम्परेचर नापना शुरू किया। लेकिन प्लैटिनम में क्या कर रहे हैं, आप वॉल्यूम को चेक करने की बजाय आप रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं और इनिशियल टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में टोटल रेजिस्टेंस कितना था आपने ये चेक किया, उसमें से लगातार करंट बह रहा है और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो अमाउंट ऑफ करंट कम होता जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। V = IR होता है ना भाई, V = IR। आप लोगों ने वोल्टेज फिक्स करके रखा है, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और इसीलिए जो है क्या कम होता जाएगा भाई, करंट कम होता जाएगा। और इस तरीके से आपने अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेजिस्टेंस नापा और इस तरीके से आप टेम्परेचर मेजर करने के लिए कैपेबल हो गए। अब यहाँ ये आपको बेसिक सर्किट दिखाई दे रहा है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, आप जो है अपने जो कंडक्टर है उसको अंदर डाल देते हैं एक ग्लास ट्यूब में डाल के और मान लेते हैं कि आप लोगों ने पानी में डाल दिया। पहले वो फ्रीजिंग पोजीशन में था, फिर धीरे धीरे आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया और अब वो बॉइलिंग पोजीशन में आ गया और इस तरीके से आप सेम वोल्टेज मेंटेन करते हुए आप टेम्परेचर जो है वो मेजर करने लग गए। अगली बात देखेंगे कि एब्सोल्यूट स्केल क्या होता है और ये आइडल गैस से क्यों कनेक्टेड है। अब हम लोगों ने, आपको ये पता होगा कि वॉयेजर जो है भेजा हुआ है यूएस ने, उसके अलावा जो है हम समय समय पे अंतरिक्ष में आउटर स्पेस में बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट और बाकी सारी चीज़ें भेजते रहते हैं और हमारा मेन मिशन होता है ऐसे प्लैनेट्स खोजना जहां पर पानी हो और लिक्विड स्टेट में हो। इसका मतलब ये है कि पूरे यूनिवर्स में हर एक जगह पानी मिलने की कोई गारंटी नहीं है और अगर ऐसा है कि हर जगह आपको पानी नहीं मिल सकता तो हर जगह आप पानी को लेके टेम्परेचर स्केल को जो है डिसाइड नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मर्क्यूरी स्केल थर्मामीटर भी बनाएंगे ना तो आपको हर एक इक्वल क्या कहना चाहिए, हर एक इक्वल टेम्परेचर डिफरेंस में जो है आपको वॉल्यूम में इक्वल चेंजेस नज़र नहीं आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड जाते हो तो मान लेते हैं कि 1% वॉल्यूम में डिफरेंस आता है, लेकिन 25 से 26 जाने में भी ओनली 1% वॉल्यूम डिफरेंस आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग तरीके से एक्सपैंड कर सकता है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस में और बाकी सारे पैरामीटर्स जो हम यूज़ कर पाते हैं उन सब में ये कॉमन प्रॉब्लम है कि इनका जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं है, मतलब हर एक टेम्परेचर के लिए हर एक चेंज जो है वो सेम टू सेम नहीं है और इसीलिए हम लोगों ने एब्सोल्यूट स्केल लिया। यहाँ पर जो है हम एक आइडल गैस को अज्यूम करते हैं। आइडल गैस में जो है जैसे जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में क्या देख रहे हो, एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर जो है गैस है, हम बाहर से हीट दे रहे हैं और ये हीट देने के कारण जो है गैस में क्या हो रहा है भाई, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इसका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने के कारण जो है अब ये मैनोमीटर हम लोगों ने यहाँ लगाया है और हम चेंज इन प्रेशर को देखते हैं। यहाँ आप मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर प्रेशर ले लूँ और यहाँ पर टेम्परेचर ले लूँ तो ये जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट लीनियर है आइडल गैस के लिए और इसके कारण अगर आप अलग अलग गैसेस लेते हैं तो आपको हो सकता है कि ये ग्राफ का स्लोप अलग अलग मिले, मतलब गैस हीलियम के लिए अलग ग्राफ, उसके बाद में हाइड्रोजन के लिए अलग ग्राफ, ऑक्सीजन के लिए अलग ग्राफ। लेकिन आइडल गैसेस में क्या होता है कि ये लाइन हमको लीनियर मिलती है।
और ये लाइन लीनियर मिलने के कारण अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में या बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के साथ में टेम्परेचर मेजर कर पाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने आइडल गैस से एक थर्मोमीटर बनाने की कोशिश की। यहाँ पर हम प्रेशर के लिए जो है पैरामीटर्स जो है सेट कर रहे हैं, मतलब अब जो है आप प्रेशर मेजर करते हैं और उससे करस्पॉन्डिंग जो है टेम्परेचर को मेजर कर पाते हैं। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब आप यहाँ देखेंगे कि वो गैस से रिलेटेड जो है वो एक कंटेनर है जिसको हम लोगों ने पानी में डाल दिया, इससे पाइप कनेक्टेड है। यहाँ पर जो है जैसे जैसे टेम्परेचर पानी का बदलेगा वैसे वैसे अंदर की गैस की प्रेशर में डिफरेंस आएगा। इस प्रेशर के कारण ये मैनोमीटर जो है वो अलग अलग प्रेशर की आपको रीडिंग देता जाएगा और फाइनली यू विल बी एबल टू मेजर द टेम्परेचर। तो ये जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है ये क्या है? अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक बहुत स्पेशल टेम्परेचर है भाई। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप सबसे पहले टेम्परेचर के लिए जो है पहले प्रेशर को फिक्स कर लेते हो। अब ये प्रेशर जो है फिक्स हो जाता है कि नॉर्मल प्रेशर जो है या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब इस टाइम में जो है आप एक स्पेशल टेम्परेचर 273.16 केल्विन, मतलब ये ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पास में पड़ने वाला एक टेम्परेचर है। और यहाँ आप देखोगे कि अगर एक ही कंटेनर में आपने आइस डाल दिया, थोड़ा वाटर ले लिया और इसमें जो है थोड़े बहुत वेपर हैं, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर सकता है। मतलब इंटर कन्वर्जन आइस से वाटर, वाटर से वेपर, वेपर से आइस, ये जो है आपस में कन्वर्जन तो होता रहेगा लेकिन अमाउंट ऑफ दीज 3 थिंग्स विल बी कांस्टेंट। और इस सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि जो है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोल सकते हैं। आप एक बार ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अचीव कर लेंगे तो वो एक रेफरेंस पॉइंट बन सकता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट फिर से जाना दैट मे डिपेंड अपॉन मेनी अदर थिंग्स, लेकिन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर फिक्स है तो आप इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज कर पाते हैं। यहाँ पर जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यहाँ पर देखो T इज इक्वल टू CP, मतलब ये है कि ये जो C है वो कोएफिशिएंट होगा या कांस्टेंट होगा और जितना प्रेशर होगा उसमें कुछ मल्टीप्लाई करने से आपको टेम्परेचर के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि अगर हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के प्रेशर को मेजर करेंगे तो 273.1 केल्विन में जो है हमको कैपिटल C की वैल्यू पता चल जाएगी। अब यहाँ से जो है हम हर बार जो है पहले तो हम कांस्टेंट की वैल्यू C की वैल्यू निकाल लेंगे और इसके बाद में जो है हम ये इक्वेशन यूज़ करके आसानी से जो है आइडल गैस के मतलब आइडल गैस के थ्रू जो है टेम्परेचर मेजर कर पाएंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप यहाँ पर जो है ये वाला प्रेशर जो है वो प्रेशर है जो आपको गिवन टेम्परेचर में मिलने वाला है, और ये ट्रिपल पॉइंट में जो है जब आपने प्रेशर मेजर किया था तब आपको ये वाला प्रेशर मिला था, और जैसे ही इसमें जो है 273.16 केल्विन जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको डिजायर्ड टेम्परेचर पता चलता जाएगा। सो दिस इज अ वंडरफुल थिंग। अब ऐसा नहीं है कि जो है डिग्री सेंटीग्रेड इज़ दी ओनली टेम्परेचर स्केल वी हैव, क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हैं और जब आपको 104 बुखार चढ़ता है ना तो उस समय आपको डिग्री सेंटीग्रेड में बुखार नहीं होता है, वो फ़ारेनहाइट में होता है, क्योंकि भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड में तो पानी उबलने लगता है। इसका मतलब 104 बुखार में तो आदमी उबल के मर जाएगा। तो मतलब यही है कि वो वाला जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली में फ़ारेनहाइट है। इसके अलावा क्या है, केल्विन, ये जो SI स्केल में आता है वो केल्विन वाला है। उसके बाद में डिग्री सेंटीग्रेड, हम जो है इंडियन लोग जो है डिग्री सेंटीग्रेड को ज़्यादा जानते हैं, और एक और स्केल होता है रोमर। और जब आपको एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्जन करना होता है तो आप क्या करते हो, ये फॉर्मूला यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको 104 डिग्री बुखार है जो कि क्या है, फ़ारेनहाइट है। अब आपको जानना है कि ये सेंटीग्रेड में कितना है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे F-32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू C/5। अब आप क्या करेंगे, F-32, F की वैल्यू कितनी है 104, तो 104 - 32 डिवाइडेड बाई 9 करके उसको जो है C/5 कर लोगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, C की वैल्यू निकालने के लिए C इज इक्वल टू 5 इंटू F, 104 में से 32 गया, कितना आएगा भाई जल्दी से बताओ, 170/72 और डिवाइडेड बाई 9, और 9 अट्ठे 72 होता है और 5 अट्ठे 40, मतलब C इज इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस तरीके से आपने जाना कि जब आपको 104 डिग्री बुखार होता है तो एक्चुअल में सेंटीग्रेड स्केल में वो 40 डिग्री होता है।
और आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके इसी तरीके के बाकी कन्वर्जन भी कर पाओगे। तो आई होप ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके लिए रही होगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ये सीखना अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमको इनकरेज करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। मिलते रहेंगे हम अगले वीडियोज़ में भी, तब तक के लिए धन्यवाद।